तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। हरे चारे के लिए जई की सफल खेती पर किसान का अनुभव, अनार के बागों में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य, पॉली हाउस में शिमला मिर्च की सफल खेती पर किसान का अनुभव, गाय भैंसों से अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक है कि पशुओं को हरा चारा मिलता रहे। इसीलिए जो किसान हरे चारे हेतु जई की खेती करना चाहते हैं तो वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो जई की बुआई करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान हुसैन मोहम्मद। मेरा नाम हुसैन मोहम्मद, गांव बाग, डाक खाना से कोठी, तहसील चुरा, जिला चंबा का स्थायी निवासी हूँ। मैं कोई 15-16 साल से ही खेतीबाड़ी का काम शुरू किया है। अभी मैं जोई घास की बिजाई कर रहा हूँ। पहले हम इसको रटाई करते हैं और उसके बाद हम फिर ये कूड़ा करकट वगैरह इकट्ठा करके एक जगह में आग की वजह से फूंक देते हैं और उसके बाद हम इसमें अपने गोबर की खाद को इसके ऊपर डालते हैं और उस यानी कि ये जो यूरिया वगैरह खाद है इसको हम नहीं डालते हैं और अपनी खुद बनाई हुई गोबर की खाद इसमें डालते हैं। एक बीघा में 5 या 7 किलो भी लगता है। बीज को हम छट्टा मार के खेतों में डाल देते हैं और बीज की बिजाई करते हैं। और किसान भाइयों, ये 3 महीने के बाद हमारी फसल तैयार हो जाएगी। जब बर्फ़ पड़ती है तो कोई फसल यहाँ उपजाऊ नहीं रहती है। इसके अलावा पशु के चारे के लिए हम इस घास को उगाते हैं। इस घास को हम 1 बीघे में 5 किलो डालते हैं और ये 2 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद, ये जनवरी फरवरी में हम इसकी कटाई करते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं। इसकी खेती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक से। किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे रबी के महत्वपूर्ण चारा फसल जई के बारे में। जई एक बहुत महत्वपूर्ण चारा फसल है और इसका महत्व पशु पोषण में विशेष रूप से इसलिए है, इससे दुग्ध उत्पादन भी बढ़ता है और पशु के ओवरऑल स्वास्थ्य के अंदर इजाफा होता है, जिससे कुल मिलाकर हमारी लागत पशुपालन के ऊपर कम होती है और मुनाफा हमें अधिक प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती सर्दी के मौसम में की जाती है। इसे कम तापमान चाहने वाली फसल माना गया है और इसकी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए ऐसे क्षेत्र जहां तापमान कम रहता है, शुष्क वातावरण रहता है,
इन क्षेत्रों के अंदर इसकी अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। खेत की तैयारी का जहाँ तक प्रश्न है तो किसान भाइयों 2 से 3 हैरो चलाकर खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें। तत्पश्चात खेत का समतलीकरण कर लें। लगभग 100 से 120 किलो बीज जई का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर सकते हैं। बीज को प्रारंभिक रोगों से बचाने के लिए आवश्यक रूप से हम फफूंदीनाशी दवाओं से इसका उपचार करें, ये बहुत लाभदायक रहता है। इसके लिए लगभग 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम थायरम नामक दवा प्रति किलो बीज की दर से सूखे पाउडर मिलाकर बीज में उपचारित करके तत्पश्चात बुआई की जानी चाहिए। यदि हमारे क्षेत्र में दीमक की समस्या ज़्यादा है तो भूमि की तैयारी करते समय ही हमें 25 किलो क्यूनाल फास प्रति हेक्टेयर की दर से खेत के अंदर भूमि के अंदर मिला देना चाहिए, जिससे हमें भूमिगत कीट विशेष रूप से दीमक के प्रभावी नियंत्रण के अंदर काफ़ी सफलता मिलती है। किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 100 से 120 किलो बीज बुआई हेतु पर्याप्त है और उन्नत किस्म का हम चुनाव करके उचित मात्रा में बीज डालकर इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके पोषण में विशेष ध्यान ये रखना है, चूंकि हम इस फसल को चारे के लिए उगा रहे हैं तो जिन फसलों को हम चारे के लिए उगाते हैं उसमें विशेष रूप से नत्रजन उर्वरक के प्रबंधन का विशेष महत्व रहता है। इसकी आवश्यकता लगभग 70 से 80 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और जिन क्षेत्रों में पोटाश की कमी है उन क्षेत्रों में 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर तक इसके लिए डाला जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। और जो नत्रजन की मात्रा हमें देनी है उसमें आधी नत्रजन बुआई के समय, पूरा फास्फोरस और पूरा पोटाश बुआई के समय उड़कर दिया जाना लाभदायक रहता है। तो इस प्रकार लगभग 40 किलो फास्फोरस की पूर्ति के लिए 80 से 85 किलो डीएपी और जो इसके लिए 80 किलो नत्रजन चाहिए उसमें से 50% की पूर्ति के लिए लगभग 50 से 55 किलो यूरिया बुआई के समय दिया जाना लाभदायक रहता है। शेष जो नत्रजन है उसकी मात्रा को हम 2 टुकड़ों में देते हैं। इसके लिए जो प्रचलित किस्में हैं उसमें कैंट किस्म हालांकि काफ़ी पुरानी किस्म है लेकिन चारा उत्पादन देने में, अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। यदि हम इस किस्म को केवल चारे के रूप में काम में लेना चाहते हैं तो लगभग 500 से 550 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें हरा चारा प्राप्त होता है। यदि हम इससे एक कटाई लेने के बाद बीज के लिए रखना चाहें तो लगभग 250 क्विंटल हरा चारा और 30 से 35 क्विंटल दाना प्रति हेक्टेयर की दर से हमें इस किस्म से प्राप्त होता है। इसके अलावा किसान भाइयों OS6, OS7, OL9 ये किस्में भी प्रचलन में हैं और ये सभी किस्में उत्पादन के लिहाज से बहुत अच्छी किस्में हैं। तो कैंट के अलावा यदि आपको ये किस्में उपलब्ध हैं तो इनका बीज भी आप बुआई के लिए काम में ले सकते हैं। इसकी बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से नवंबर के दूसरे सप्ताह तक उचित रहता है। तो इस समय ये बुआई का बिल्कुल उचित समय है, हम इस समय जई की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद नत्रजन की 1/4 मात्रा अर्थात 20 किलो नत्रजन, इसके लिए 45 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिटक कर इसमें सिंचाई कर दें। उसके बाद तत्पश्चात जब हम दूसरा पानी इसमें लगा रहे हैं उस समय शेष मात्रा नत्रजन की दे दें। नत्रजन को आप 2-3 तरीके से दे सकते हैं। यदि आप दाने के लिए रखना चाहते हैं तो प्रारंभ के समय तत्पश्चात 1/4 मात्रा शेष नत्रजन की आधी मात्रा प्रथम पानी पर और शेष मात्रा कटाई के तुरंत बाद दी जाना लाभदायक रहता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार हम पोषक तत्वों का समुचित प्रबंधन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि ये चारे की फसल है तो इसमें सिंचाई प्रबंधन का आपको विशेष ध्यान रखना है। हमें इसके अंदर सूखा काल नहीं आने देना चाहिए। अगर सूखा काल फसल में आएगा तो निश्चित रूप से चारे की पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 55 दिन की अवस्था, 60 दिन की अवस्था पर हमें पहली कटाई लेनी है। तत्पश्चात यूरिया डालकर पुनः सिंचाई करें। इसके बाद बीज लेने के लिए इसकी बढ़वार अवस्था और दाना बनने की अवस्था पर सिंचाई का विशेष ध्यान रखते हुए हम अच्छी पैदावार जई की चारा और दाना दोनों की प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
शिमला मिर्च की खेती प्रदेश के सभी छोटे और बड़े किसान करते ही हैं, लेकिन इस फसल से अधिक लाभ लेने के लिए अब बहुत से किसान इसकी खेती पॉली हाउस में करने लगे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक किसान केसरी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती से काफी लाभ ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। मैंने 2013 में अपना पंडित दीनदयाल स्कीम उपाध्याय जो स्कीम थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उनकी सहायता से एक 1000 स्क्वायर मीटर का निर्माण किया। इसमें मैंने स्टार्टिंग से कैप्सिकम, फिर टोमेटो और खीरा, इसका काम शुरू किया। 2013 में थोड़ा लेटेस्ट स्टेज में मैंने शुरू किया था, जुलाई अगस्त में। 2013 में इससे मैं जितना प्रोडक्शन, जितना बेनिफिट लेना चाहता था उतना नहीं ले पाया। 2014 में मैंने बिगनिंग से ही इसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली फरवरी से इसकी पनीरी वगैरह डाली और मार्च फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से इसकी प्लांटेशन की मैंने, कैप्सिकम की और टोमेटो की। और 2014 में मैंने जो अपना टोमेटो निकाला, 500 स्क्वायर मीटर में टोमेटो आ गया और 500 स्क्वायर मीटर में ये कैप्सिकम आ गई ग्रीन। इसका जो डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसकी जो प्लांटेशन की। इसमें जो वाटरिंग का सिस्टम है, वाटरिंग का सिस्टम ये भी हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब जो है प्रोवाइड किया गया है। 80-20 जो है 80% सब्सिडाइज्ड रेट पे। इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमने फिट किया हुआ है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल नील है। जितना हमें पानी देना है, चाहे वाटर सोल्यूबल कंटेंट्स जो भी है, हम इसको मतलब थ्रू ड्रिप इरिगेशन ही देते हैं। बाकी इसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह देना होता है तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हम टैंक में डाल देते हैं और ड्रिप के थ्रू पूरे प्लांट्स को, पूरे यूनिट को मिल जाता है। फिर इसमें दिक्कतें आती हैं जो बीमारी की, उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है। अगर उनको हम टाइमली स्प्रे या अपना शेड्यूल फॉलो ना करें तो हमें जो है पूरा यूनिट हमारा डैमेज हो सकता है। फिर एग्रीकल्चर विभाग के जो हमें साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं यहाँ पे, जो भी हमें टेक्निकल जो दिक्कत आती है वो हमें टाइम टू टाइम यहाँ पे असिस्ट करते रहते हैं। जैसे ये कीड़ा लगा हुआ है ना ये फ्रूट को, तो अगर आपने इसको स्प्रे किया होता जैसे फूल के टाइम में, तो ये नहीं होना था, है ना, क्योंकि ये फूल के ऊपर अंडा दे जाता है और अंडे में वो बन जाता है फिर लार्वा, और लार्वे से बाहर निकल जाता है। इसके लिए आपने जैसे क्लोरोपाइरीफॉस है, मेलाथियोन है, इनके स्प्रे करने चाहिए थे आपको, है ना। अगर है तो आप कर भी सकते हैं। अभी ज़्यादा दिक्कत हमें आती है कीड़े की। कीड़ा अगर फैल जाता है, इसमें तितली आ जाती है अंदर, तो एग छोड़ेगी तो वो कीड़ा तैयार कर देगी। और कीड़ा अगर हमने टाइमली कंट्रोल नहीं किया तो पूरी हमारी क्रॉप को स्पॉइल कर सकती है। इसलिए जैसे पेरिशेबल जो है, प्रोन टू डिजीज, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें टाइम टू टाइम इंसेक्टिसाइड जो है, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, दूसरी इंसेक्टिसाइड क्लोरोपाइरीफॉस है, या दूसरी हमारी जो है एक कॉन्फिड्योर सुपर है। वैसे मार्केट में रेट उसका ज़्यादा है मगर उसको इफेक्टिव है, तो उससे हम इसकी बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, तब हमें जाकर के इसकी जो है अच्छी प्रोडक्शन मिलती है। तो कैप्सिकम जैसे हमारी ये जून लास्ट वीक से अभी मतलब जो इसकी फ्लश तैयार होता है, तो जून लास्ट वीक से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो मैं आज तक इस पॉली हाउस से अपने यूनिट से 500 स्क्वायर मीटर से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60 कुंटल से प्लस जो है क्वांटिटी ले चुका हूँ। और जिसका मार्केट रेट बाहर हम बेचते हैं पंजाब में, तो वहाँ हमें अच्छे रेट मिलते हैं, मतलब 40-50 रुपये तक एवरेज मिल जाती है। यहाँ लोकल जो हम 30 रुपये की एवरेज से हम इसको बेच रहे हैं। तो अप टू डेट आज तक जो है अप्रॉक्सीमेटली 60 कुंटल के करीब मैंने जो है अपना फ्लश निकाला। इससे लगभग 2 लाख के करीब जो है मैंने आउटपुट इसमें कमाया। 2 लाख रुपए की इनकम मैंने आज तक ले ली। और इन फ्यूचर अभी लास्ट अक्टूबर, नवंबर लास्ट वीक तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक इसका फ्लश चलता रहेगा, तो कम से कम 15-20 कुंटल इसमें से मैं और क्वांटिटी निकालूंगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इस पॉली हाउस से मैं 500 स्क्वायर मीटर से अप्रॉक्सीमेटली 80 कुंटल के करीब जो है टोटल इसका जो आउटपुट निकाल लेता हूँ। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलवाते हैं आपको नौनी विश्वविद्यालय के सब्जी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर हैप्पी देव शर्मा से, और जानते हैं शिमला मिर्च की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, आज आपसे शिमला मिर्च की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में बातचीत करूंगा। शिमला मिर्च की 3 प्रकार की किस्में जो हैं उनका उत्पादन किया जाता है। पहली, जिसके फल जो हैं वो हरे रंग के होते हैं और जिसकी वैरायटी हाइब्रिड है, कैलिफोर्निया वंडर है, दूसरा जो है भारत हाइब्रिड है। इसके अतिरिक्त पॉली हाउस में इंदिरा नाम की किस्म का भी
सिफारिश की जाती है। और पीले और लाल रंग की शिमला मिर्च भी आजकल काफ़ी प्रचलित है, जिसका उत्पादन विशेषकर पॉली हाउसेज में किया जाता है। पीले रंग की किस्म जिसकी सिफारिश की जाती है उसका नाम ओरिबिले, और लाल रंग के फल जिस शिमला मिर्च के हैं उसकी किस्म का नाम बॉम्बी इस तरह से है। और इनका उत्पादन जो है वो पॉली हाउस में किया जाता है। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की एक वर्ष में 2 फसलें ले सकते हैं। पहली जनवरी फरवरी में फसल को लगाकर जो है वो जून जुलाई तक फसल खेत में रहती है, जिसमें से 2-3 महीने तक तोड़ाई चलती है। और इसी तरह से जुलाई अगस्त में इसकी रोपाई करके फसल जो है वो दिसंबर जनवरी तक खेत में रहती है या पॉली हाउस के अंदर रहेगी। और 2-3 महीने तक जो है प्रत्येक फसल की तोड़ाई जो है वो फलों की ले सकते हैं। पॉली हाउस में पैदा की गई शिमला मिर्च जहाँ ज़्यादा उत्पादन देती है, वहीं उसकी जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। चाहे उसका आकार है या उसका रंग है, ये भी जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं जब हम इसका पैदावार पॉली हाउस के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिमला मिर्च के पौधे के 4 तने रखने की सिफारिश की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य जो टहनियाँ हैं उनको समय समय पर काट छांट की जाती है तथा पौधे को सहारा देने के लिए सुतली या रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। फसल को कीट पतंगों से बचाने के लिए येलो ट्रैप जैसा कि आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम रहे और कीटों से भी निजात पाई जा सके। इस येलो ट्रैप के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है। जैसे ही कीट पतंगा इसके पास आता है वो इससे चिपक जाता है और फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और बीमारी से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर भी समय समय पर डायथेन M45 और बेविस्टिन का घोल बनाकर फसल पर स्प्रे किया जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान पॉली हाउस में शिमला मिर्च की पैदावार करके 10 से 12 किलोग्राम प्रति वर्ग अच्छी गुणवत्ता आकार वाली फसल प्राप्त करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे राज्य के जिन किसानों ने अनार के बाग लगा रखे हैं वो उनसे अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब बागों का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। तो वर्तमान में अनार के बागों में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं एक प्रगतिशील किसान मधुसूदन टोनपे से। सबसे पहले किसान भाइयों, इसमें 3 फसल अपन ले सकते, जैसे मुरुक बहार, अंबिया बहार, हस्त बहार। तो 3 फसल लेने साल में एक ही बार लेना है, फसल 3 ले सकते, यानी 3 में से एक कौन सी भी अपने को चूज करना है। तो सबसे अच्छी फसल, सबसे आमदनी वाली जो फसल है वो हस्तबार है। हस्तबार बोले तो ये अगस्त सितंबर में अपने को इसको तान दे के फिर इथराइल का स्प्रे मार के पत्ती नीचे गिराना है और उसमें एक बोर्डो मिक्स का एक स्प्रे मार के उसके बाद DAP की न्यूली यानी DAP का पानी बना के स्प्रे मारना है, जिससे फुटाव अच्छा होगा और अपना जो फल का ये साइज है DAP से एकदम तुरंत अच्छा नवती निकालता है और अच्छा स्ट्रांग साइज निकलता है। और उसके बाद अपन उसमें 19-19 भी अपन ड्रिप से दे सकते। और अच्छी फुट के लिए उसको एक तान जो रहता है, जो पानी नहीं देना उसको तान बोलते, वो 1 महीने का तान कम से कम अपने पौधे को होना तो अपना पौधा अच्छा फूट सकता है। तो किसान भाइयों, जब अपन इसको फोड़ते तो उसमें अपने को निंदाई गुड़ाई पहले महीने में कुछ भी नहीं करना है, उसको वैसे के वैसे जमीन को पैक रहने देना है। और जैसा अपना फल सेटिंग होता है, फल सेटिंग के बाद अपने खेत में जो खरपतवार है उसको निकालने के लिए बीच में जो अपनी जगह छुट्टी है उसमें तो ट्रैक्टर आसानी से चलता है। तो जितनी जगह में अपना ट्रैक्टर चलता है तो उतनी जगह ट्रैक्टर से आसानी से साफ करके अपनी जो रेस बेड के ऊपर की जो जगह बचती है उसमें अपन
कुदड़ी पावड़ा, इससे अपन साफ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें केयर करोगे तो अपना पौधा स्वस्थ रहेगा, और निंदा उसमें नहीं रहेगा तो अपना स्वस्थ पौधा रह के अच्छा खाद उसको मिलते जाएगा। और दूसरी बात, अपने को पौधे से 1.5-2 फीट तक मिट्टी चढ़ाना चाहिए। अपना जो रेज बेड है, अपना पौधा है, वो अच्छा गद्दे पे रहना चाहिए, ताकि अपनी जो जड़ है वो भुरभुरी मिट्टी में, अपनी नमी मिट्टी में, और पानी जो देते हैं अपन, वो नमी बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि अपने पौधे के आसपास की मिट्टी अच्छी भराव हो। उसमें अपने को खाद 150 ग्राम DAP, 150 ग्राम पोटैश, 100 ग्राम माइक्रोन्यूट्रॉन, बोरान, ये मात्रा अपने को उसको पर पौधे को देना है। तो वो जब सेटिंग होता है, अपना सेटिंग के बाद ही देना है। और जो अपन खाद देंगे वो पौधे से 1.5 फीट दूरी पे जहाँ अपन पानी दे रहे हैं, ड्रिप अपना रहा, उस जगह पे अपने को देना है। और झाड़ के एकदम करीब कभी भी खाद देना नहीं चाहिए, ताकि उसकी जो मेन रूट है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और पौधा अपना कमजोर हो जाता है, उसकी क्षमता में कमी आ जाती। किसान भाइयों, मैं ये बात समझाता हूँ आपको कि जो अनार का पौधा है, बहुत कम पानी देना पड़ता है इसको। तो इसको 2 दिन के अंतर से पानी देना चाहिए। 2 दिन में 1.5 घंटा ड्रिप से ऊपर नहीं चलाना चाहिए। 1.5 घंटे में अपना पौधा स्वस्थ रहता है बिल्कुल। और जैसे जैसा अपना फल बढ़ते चलता है तो अपन 1.5 घंटे से 1.25-2 घंटे, फिर 2 घंटे, जैसा जैसा अपना फल का साइज बड़ा होगा उस हिसाब से अपन पानी देंगे। अगर अपन ने पहले ज़्यादा पानी दे दिया तो आपके यहाँ एक तो माल ज़्यादा गलेगा, और वाटर शूट जो है वो बहुत ज़्यादा निकाल लेंगे। किसान भाइयों, रही बात अपने इसकी छिड़काव की, स्प्रे की, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंगीसाइड वाले स्प्रे इस्तेमाल करना, जैसे M45 है, बाविस्टीन, और ऐसे अनेक प्रकार के जो फंगीसाइड के स्प्रे मिलते हैं वो अपने को स्प्रे करना है। और रही बात अपने यहाँ अगर इल्ली है तो कीटकनाशक भी अपन स्प्रे कर सकते। और 1 हफ्ते में ही 1 स्प्रे जब माल है अपने यहाँ तो देना ही है, ताकि अपना पौधा स्वस्थ रहे। सिर्फ 8 से 10 दिन में 1 स्प्रे अपना होना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज अपना जो पौधा दिख रहा है ये 3रा वर्ष पूरा होने वाला है उसको। तो 3रे वर्ष में अभी ये पौधा है तो 35 किलो माल एवरेज में आएगा प्रति पौधा, 35 किलो। तो और इसके बाद भी आने वाली जो फसल है वो बढ़ती चलेंगी। तो किसान भाइयों, मैं ये समझाता हूँ कि आप जो अनार की खेती करेंगे तो एक लाभ का धंधा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। खेती बाड़ी का काम, जो सब्जी का जो काम है, बहुत अच्छा काम है। कोई मेहनती बंदा होए तो इसमें फ़ायदा है। किसान भाई में 40-50 साल ये सब्जी का खेती बाड़ी का काम करता है और
इसी में मैं गुजारा करता है। किसान भाइयों, मैं अपने खेत में मेथी बोई है, जिनके मैं इसी टाइम अपने खेत में लगा हुआ है और खेत में मेथी का काम कर रहा है। इसकी बिजाई मैंने 2-3 हफ्ते पहले की है। पहले मैंने खेती में अपने खेत में हल चलाई है। हल चलाने से बाद फिर मैं अपने खेत में गोबर की खाद देता हूँ, ताकि गोबर की खाद जो ऐसी है कि ये सारे खाद से अच्छी खाद है। इसमें खरा फ़ायदा हो जाता है। ज़्यादा इनके गोबर की खाद, जितनी खाद गोबर की की जाए उतनी फसल होती है। ज़मीन भी अच्छी रहती है, ठंडी रहती है। उसकी वजह पर फसल का उत्पादन बड़ा होता है। मैंने 1 किलो बीज 10-20 किलो के खेत में बोझ दिया है और लगभग वो उगाई है। अच्छी फसल जो है मेरे खेत में उगाई है। तो इसमें मैंने टाइम पर, जैसा भी टाइम पर ज़रूरत पड़ी है उसी टाइम पर पानी देता हूँ और पानी देने से फिर इसका फ़ायदा होता है। और जब ज़्यादा पानी लग जाए तो वो सड़ जाती है। साब करना पानी देना पड़ता है। कि जिस टाइम ये उगाती है इसका मैं गुड़ाई करता है। जो उगने पर करने साथ घाह भी लग जाता है, तो घाह करना मैं शुरू कर देता है। तो जब घाह निकल गया था, इसका जो बूटा गरड़ है वो अच्छा होता है, फैल जाता है। तो इसमें फिर गुड़ाई करना पड़ती है। तो फिर टाइम पर 2-3-4 बार गुड़ाई भी करना पड़ती है। जिसमें तैयार होती है फिर तो मैं इसको काटना शुरू कर देता है। तो 2-3 बार मैं इसको काटता है। फिर यहाँ पर हम गट्ठू बना के बेचते हैं। किसान भाइयों, हमें इतना सारा गट्ठू 5 रुपये का मार्केट में बेचता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में टमाटर की सफल खेती पर किसान का अनुभव। गुलदाउदी फूल के सफल उत्पादन पर एक किसान की कहानी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaatahr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। खबर ही जीवन है।